हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। इसका हम फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करके आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में। क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो, हमने लिविंग वर्ल्ड में देखा था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से लिविंग को लिविंग बोल सकते हैं, कि वो 100% श्योरिटी के साथ में लिविंग ही होगा। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म को, जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में, और यहीं पे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस भी देखेंगे। उसके अलावा हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो हमारे पास में डाइवर्सिटी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जितने भी स्पीशीज आइडेंटिफाई हुए उनको नाम कैसे दिया गया है, और अगर हम यहाँ पे समझें कि नॉमेनक्लेचर उनका कैसा है, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को हम पढ़ने वाले हैं जो कि लीनियंस ने दिया था। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व लेंगे और इसी के साथ में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कुछ ऐसे डिफाइनिंग फीचर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ के आ गए। अब अगर हम देखें तो डिफाइनिंग फीचर हमने दो ही देखे थे, जिसमें हमने ये लिखा भी था कि यूनिक मोस्ट जो डिस्टिंक्टिव फीचर हैं लिविंग के वो हैं मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी बॉडी में बेटा रिएक्शंस हो रही है ना, उन सब का सम टोटल जो है दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या है? जैसे अभी कोविड आया था तो हम आइसोलेट कर रहे थे, जिस भी पेशेंट को कोविड हो गया, तो आइसोलेशन का मतलब क्या है? सेपरेट कर देना, अलग कर देना। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हम पढ़ रहे हैं इन विट्रो को। अब इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो कई रिएक्शंस होती हैं जो लैब के अंदर परफॉर्म की जा रही हैं। ठीक है, आर नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट श्योरली दे आर लिविंग रिएक्शंस। वो लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन वो श्योरली लिविंग रिएक्शन जरूर है। हेंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कल ही हम पढ़ के आए हैं। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना है। तो हेंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी श्योरली लिविंग रिएक्शन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बॉडी का वो लिविंग रिएक्शन ही है। And hence cellular organization of the body is the defining feature of life form. लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर है, बट इसका हमने एक एक्सेप्शन देखा था। एक एक्सेप्शन हमने यहाँ पे देखा था। क्या देखा था? कि जो भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सेल के बाद में टिश्यू बनेंगे, टिश्यू के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर होने की वजह से एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कभी उनमें ऐसा नहीं हुआ कि सेल से टिश्यू बना और टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा इसका क्या है? एक्सेप्शन है। दैट्स वाई सिर्फ इनकी वजह से हम इन्हें लिविंग रिएक्शन तो ये है, बट इसकी वजह से हम इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हमने डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म को जरूर बोला है, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बोला है। मेटाबॉलिज्म अलग चीज है, और मेटाबॉलिज्म 100% हर एक लिविंग के पास प्रेजेंट है, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। अब देखो, समझते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट कर रहा हो। ठीक है, तो ये लिविंग ही दिखाएंगे। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी in an organism performed in a test tube is neither living or nor non living. देखो, टेस्ट ट्यूब रिएक्शंस जो हो रही है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन परफॉर्म कराई जा रही है, तो ना तो वो बेटा लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है। ना तो आप उसे लिविंग बोल सकते हो ना नॉन लिविंग। अब देखो, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, ये वर्ड आपने सुना होगा। आईवीएफ, ये भी सुना होगा। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
तो ये लिविंग रिएक्शंस हैं, बट इनको ना तो हम लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, ना हम ऐसे बोल सकते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना नॉन लिविंग, क्योंकि लैब के अंदर एक परफॉर्म करवाई जा रही है रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को जरूर आप लिविंग रिएक्शन बोल सकते हो। तो इतनी बात समझ में आ गई कि कुछ ऐसी रिएक्शन जिनको लैब के अंदर परफॉर्म किया करवाया जा रहा है, सेपरेटेड करके आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो, जितनी भी इन विट्रो टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, और उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, लिविंग रिएक्शंस बोल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहे, ठीक है। हेंस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है, और ये हमारे पास 100% एक डिफाइनिंग फीचर है। अब देखो मेटाबॉलिज्म के अंदर ही दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, सपोज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और उसने कुछ छोटे छोटे से सब्सटेंसेस बना दिए ब्रेक डाउन होकर के, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ छोटे छोटे से सब्सटेंसेस हैं, और उन्होंने एक साथ मिल करके हमारे पास क्या बना दिए, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया है, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ने ब्रेक डाउन करके कुछ मल्टीपल सिंपल कंपोनेंट्स बनाए हैं उसके, तो यहाँ पे सिंपल कंपोनेंट्स बन गए, ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस। और यहाँ पे क्या हुआ है, एनाबॉलिज्म के अंदर जो सिंपल हमारे पास में सब्सटेंसेस थे, कई सारे सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे, और वो सारे सब्सटेंसेस एक साथ मिल करके क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, जब कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन किया, क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो क्या लगता है, एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी यूज होगी, जब कॉम्प्लेक्स को हमने ब्रेक डाउन किया तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, O2 की प्रेजेंस में, और CO2 प्लस H2O बनता है, और आपके पास में ATP की फॉर्म में एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरी चीज, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, और इसी को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, ग्लूकोज का उसका बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग फूड इनटेक करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में वो हमारे पास आ रहा है, और फिर उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उसका ब्रेकडाउन होने के बाद में हमें अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें तो एनर्जी चाहिए, इसीलिए तो हम फूड खा रहे थे, ठीक है। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होगा, जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है एनर्जी यूटिलाइज हो रही है,
यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम लिख देंगे, एनर्जी कंज्यूम्स। इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हो, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जैसे जब हमने CO2 प्लस H2O की प्रेजेंस, क्लोरोफिल एंड सनलाइट एज ए एनर्जी यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, सनलाइट यूज किया और हमने यहाँ पे ग्लूकोज बनाया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास में यहाँ पे एनर्जी यूज हुई इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल भी लिख देते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये होगा। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये जो है हमारे पास ये है एंडरगोनिक रिएक्शन, इसे हम बोलेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर है। तो ये हमारे पास में हो गया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, दोनों को मर्ज करके हमारे पास क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। तो ये अच्छे से याद रखना है, ये आगे भी काम आएगा, हमें फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर भी पढ़ना है, हमें रेस्पिरेशन वाला चैप्टर भी पढ़ना है क्लास 11th के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो और इसे याद रखना है, अभी ये जो यहाँ पढ़ा है ना उसको याद रखना है। अब देखो हमारे पास में एक पॉइंट है मार्क बूस्टर, क्या है, इन विट्रो रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शन। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट का डायरेक्ट स्टेटमेंट नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब याद रखना है बेटा, स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं नीट के अंदर अब, तो ज्यादातर स्टेटमेंट्स को याद रखने की कोशिश करनी है। इन विट्रो रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस बट टेस्ट ट्यूब कैन नॉट बी लिविंग। टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग है, बट उसके अंदर होने वाली रिएक्शंस जो हैं वो सारी की सारी क्या है, इन विट्रो रिएक्शंस है, वो हमारे पास लिविंग रिएक्शन है। याद रखना है टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे बन रहा है तो वो लिविंग का पार्ट नहीं है, बट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है दैट इज लिविंग, ठीक है, लिविंग रिएक्शन है, वहां पे भी लिविंग फॉर्म नहीं बोल रहे हैं हम। अब कॉन्शियसनेस को पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर था, हमने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस कर लिया और याद भी रखना है। कॉन्शियसनेस हमारा अगेन एक और क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, हमने सिर्फ 2 ही डिफाइनिंग फीचर पढ़े। कॉन्शियसनेस जो है उसके लिए अगर हम देखें, द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सेंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे उनके पास ये एबिलिटी है कि वो सेंस कर सकते हैं। क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम ये पढ़ के आए, जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल हमारे पास में स्टिमुलाई आते हैं उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, सेंस कर पा रहे हैं, दैट वाई हम उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कॉन्शियसनेस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। जितने भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कैसा भी हो। इसीलिए कॉन्शियसनेस को हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। जैसे सपोज करो, इसका एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब स्टिमुलाई, स्टिमुलाई कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा। अब स्टिमुलाई तुम्हारे पास क्या आ गया, स्टिमुलाई तुम्हारे पास आया, जैसे बाहर वेदर चेंज हो रहा है, बाहर वेदर चेंज हो रहा है, जैसे सपोज करो तुमने देखा बाहर बारिश आ रही है, ठीक है, तो जो तुमने क्लाइमेट चेंज वहां पे देखा है, बाहर बारिश आ रही थी, अब तुम उसके लिए क्या रिस्पॉन्ड करोगे, तुम्हारा रिस्पॉन्ड ही होगा बाहर जाना है नहीं जाना। अगर बाहर जाना है तो कैसे जाना है, अब बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी पहन लेंगे, ठीक है, अम्ब्रेला भी ले लेंगे, तो ये आपका रिस्पॉन्स है, आपकी बॉडी ने ये रिस्पॉन्ड किया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें आंसर करोगे, वो भी रिस्पॉन्ड है। क्वेश्चन क्या था, स्टिमुलाई, और आपने जो वापस रिवर्ट दिया है दैट इज रिस्पॉन्ड। तो हम हर एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे शो कर रहे हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, एंड कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो कॉन्शियसनेस दिखाता हो। अब जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड हमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं दिखा रहा है, इसके ऊपर बढ़िया से राइट कर रहे हैं हम, ठीक है, पेन हमें नहीं दिखा रहा, तो ऐसे हम याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है,
प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स, इन सब के लिए प्लांट भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, प्लांट लाइट के लिए करेगा, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर को अगर सनलाइट के एक्सपोजर में रख दिया तो जहां से सनलाइट आ रहा है ना उसी साइड में वो बेंड कर जाएगा, और ऐसे ही जहां से वाटर हम दे रहे हैं उसी साइड में हमारा रूट जो है वो ग्रो करने लग गया। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म हमने पढ़ा था टेम्परेचर रिलेटेड। देखो प्लांट टेम्परेचर से भी रिलेटेड दिखाते हैं। अभी जैसे हम बोले समर्स हैं, समर्स के अंदर क्या होता है, समर्स के अंदर हम प्लांट को प्रॉपर हाइड्रेटेड रख रहे हैं, जैसे खुद को रख रहे हैं तो प्लांट को भी प्रॉपर पानी देंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जल्दी जल्दी इवेपोरेशन हो रहा होगा, जल्दी जल्दी यूटिलाइज हो रहा है, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ चुकी है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही आप टच करते हो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपने दिया कि उसको टच किया, जैसे उसे टच किया तो वो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट दिखाता है, वो क्या करेगा, वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, रैप अप हो जाता है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शंस इन सीजनल ब्रीडर्स। जो भी सीजनल ब्रीडर्स रहेंगे उनमें फोटो पीरियड जो है, फोटो पीरियडिज्म जो है वो अफेक्ट दिखाता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे। ठीक है, तो फोटो पीरियड का मतलब क्या है, सनलाइट, जब सनलाइट रहेगी वो टाइम वाला पीरियड। ठीक है, अब देखो मार्क बूस्टर पॉइंट आ रहा है यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये स्पेशलिटी है हमारी। अब कोई पूछे ना तुम स्पेशल क्यों हो तो बता सकते हैं आराम से। अब इसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है वो ओनली वो ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर है खुद के। ठीक है, दैट मीन्स कि उसके पास में क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है मैम, हम खुद से सेल्फ कॉन्शियस हैं। जैसे तुम सो गए, सोने के बाद में भी ना हमारा ब्रेन तो काम कर रहा है, हमारा ब्रेन सोच रहा है। ठीक है, हमें कुछ ड्रीम्स भी आ जाते हैं जो याद रहे नहीं रहे, लेकिन कुछ ड्रीम्स तो आ रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ चीजें हो रही हैं जिसमें अगर अपन देखें तो वहां पे हमारे पास में पर्टिकुलरली सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें दिखती है, हम खुद से भी अवेयर हैं। ठीक है, हम खुद से अवेयर हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स, बाकी कोई एनिमल ये रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई प्लांट रिप्रेजेंट नहीं करता। अब यहाँ पे बता रखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैसे, सेल डिवीजन से हो गया, सेल्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं, सेल्फ इवॉल्विंग है, टाइम के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ, नेचर के साथ साथ खुद को चेंज करना या उन सारी प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करना। ठीक है, वो इवॉल्विंग में आ गया। सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, उनके पास में एक कैपेबल रिस्पॉन्डिंग सिस्टम है, जिस इंटरैक्टिव सिस्टम है जिससे वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जितने भी बाहर से स्टिमुलाई आ रहे हैं, आइदर वो फिजिकल हो या केमिकल हो। ठीक है, अब देखो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है उसके पीछे का रीजन भी देखना, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं बताया पेशेंट लाइंग इन कोमा। अब ये तुमने कोमा वाला पेशेंट देखा होगा, कोमा वाला पेशेंट कहाँ देखा होगा, मूवीज में तो देखा ही होगा। अब कोमा में चला गया कोई पेशेंट इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, कई सारी मशीन से वर्चुअली सपोर्टेड है। कोमा वाले पेशेंट में बेटा ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करता, बट ऐसा नहीं है उसका ब्रेन डेड हो गया है, ब्रेन डेड नहीं हुआ है, ब्रेन के कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो इनएक्टिव हो गए हैं या प्रॉपरली फंक्शन में नहीं है, दैट्स वाई उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया है। लेकिन उसकी पूरी बॉडी में जैसे हार्ट उसका वर्क कर रहा है, ब्रेन भी उसका पार्शियली वर्क कर रहा है। ठीक है, फुल्ली वर्क नहीं कर रहा, कंप्लीटली वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसा पेशेंट हमारे पास में कोमा में चला गया है। अब होगा क्या, जिससे मशीन से उसका हार्ट, लंग, ये सब तो हमने रिप्लेस कर रखा है। ठीक है, आर अदरवाइज ब्रेन डेड। अब ब्रेन डेड और कोमा वाले पेशेंट में क्या है डिफरेंस है, ब्रेन डेड का मतलब क्या है, बिल्कुल उसका ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ब्रेन डेड नहीं होता, पार्शियली हम बोल सकते हैं ब्रेन डेड हो गया है। ठीक है, पार्शियली हमारे पास में ब्रेन डेड हो गया है। These patients have no self consciousness, इनके पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर ब्रेन डेड हो जाएगा ना तो हम भी डेड हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग वर्चुअली सपोर्टेड भी हैं और उसके बाद में हम कोमा में गए हैं तो कोमा में
कुछ रेयर चांसेस रहते हैं कि कोमा से वापस आ जाएगा पेशेंट, ठीक है, अपनी नॉर्मल लाइफ को सरवाइव करेगा, बट ज्यादातर केसेस में ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे ब्रेन के जो फंक्शन है वो कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है। तो हमें यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। कोमा वाला पेशेंट जो है वो सेल्फ अवेयर नहीं है, लेकिन अगर आप सो रहे हो रात को तो आप सेल्फ अवेयर हो, मुझे सुबह उठना है, मुझे स्कूल जाना है, मेरी क्लास है, ये हम सेल्फ अवेयर हैं। भले ही तुम कितनी ही लेट तक सो जाओगे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कोई तुम्हें नहीं उठा रहा, तुम उठे ही नहीं, उठोगे तो सही। तो वो हमारे पास में स्लीप है, बट यहाँ पे हम कोमा को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोमा पेशेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो याद रख लेंगे कि कोमा पेशेंट्स जो हैं उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। ये स्टेटमेंट कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हमें डाइवर्सिटी पढ़ना है, ठीक है। सपोज करो ये जो चैप्टर है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक पार्ट तो इसका डिलीट हो गया, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करें। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया जिसमें हमने डिफाइनिंग फीचर सारे के सारे पढ़ लिए हैं। डिफाइनिंग फीचर दो ही निकले, एक तो कॉन्शियसनेस और एक हमारे पास मेटाबॉलिज्म। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें क्या पढ़ना है? डाइवर्सिटी जो है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, सबसे पहले साइंटिफिक नेम्स पढ़ने हैं। These are the names given to the organism। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने आइडेंटिफाई किए, डिस्कवर किए, रिसर्च करने के बाद में हमें मिले, उन सब को बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, कुछ नेम दिए। अब नेम ऐसे तो नहीं दे दिया होगा, हमें भी ऐसे नेम नहीं मिलता ना, हमारे नेम के लिए भी बहुत सारे फंक्शन करवाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें करवाई जाती हैं। तो ऐसे ही अब जब स्पीशीज को उसका नाम देना था, तो नाम देने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बेस्ड ऑन द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया को फॉलो किया है, ठीक है। उन्होंने प्रिंसिपल और क्राइटेरिया को फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद में उन्होंने बताया कि हमारे पास में जो पर्टिकुलरली किसी भी स्पीशीज का नेम देने का जो है एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, ठीक है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास में उसका एक ही नाम होना चाहिए। हमारे पास तो ज्यादा होते हैं, हमें फ्रेंड कुछ बोल रहा है, हमें घर वाले कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, हमारा निकनेम कुछ और है, हमारा स्कूल में कुछ और नाम है, तो ऐसे करके हमारे कई सारे नाम हैं। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स जो हमने इंश्योर किए, वो हमने इंश्योर किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास में उसका एक ही नेम होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल, ठीक है, इन any a part of the world, ठीक है, to arrive at the same name। सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उसे सेम ही नेम से जाना जाएगा, यानी यूनिवर्सली उसका नेम फिक्स कर देना। अब देखो, टू accomplish this certain international codes have been established and these codes are, ये कौन कौन से हैं? ICBN। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बेटा प्लांट्स के बारे में बताएगा, प्लांट्स के नेम नहीं है बॉटनिकल में, ठीक है। और ICZN में क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में बेटा आप सारे के सारे एनिमल स्पीशीज को नेम दे रहे हैं। तो ऐसे करके दो कोड बनाए गए, प्लांट के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग, और फिर उनके नेम हम रखना स्टार्ट कर दिए। अब देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग, देखो इसके नेम से ही जानते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायो का मतलब है लिविंग, लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, मल्टीपल। तो बहुत सारे लाइफ फॉर्म, मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स, उनको बायोडाइवर्सिटी में लिख रहे हैं। ऑल डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग है या लाइफ है। अब देखो, अब कोई भी हमारे पास में ना टोटल बायोडाइवर्सिटी में जो स्पीशीज हमने अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन आइडेंटिफाइड है, अभी इतनी स्पीशीज अभी क्या है? आइडेंटिफाइड है। इतनी स्पीशीज क्या है? आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। आइडेंटिफाइड है। अब इनमें से
हमारे पास में अभी जो है इनमें से ये स्पीशीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफाइड स्पीशीज हैं। स्पीशीज का मतलब क्या होता है, अब देखो स्पीशीज का मतलब ये नंबर नहीं है, स्पीशीज का मतलब है कितनी सारी स्पीशीज है। जैसे ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज होगी, कैट एक स्पीशीज होगी, डॉग एक स्पीशीज हो गया, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है। अब यहाँ पे हमें एक वो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 8 मिलियन ह्यूमंस हैं हमारे पास, वो एक सिंगल स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 बिलियन हमारे पास में ह्यूमंस हैं, वो एक स्पीशीज को दिखा रहे हैं, जबकि स्पीशीज आइडेंटिफाई कितनी है 1.7 टू 1.8 मिलियन, दैट इज 17 टू 18 लाख। ठीक है, अब देखो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आया। बायनॉमियल का मतलब क्या है, बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू, तो दो, एक ही स्पीशीज को प्रॉपर दो वे के अंदर उसका फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, 2 वर्ड्स के अंदर उसका नाम रखा गया। ठीक है, नाम एक ही रखा गया है लेकिन 2 वर्ड्स में है। ठीक है, जैसे हमारा नेम होता है और हमारा सरनेम होता है वैसे ही। ठीक है, अब इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल्स लीनियस। कार्ल्स लीनियस ने बेटा ये दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये कई बार पूछा भी जाता है और हमें याद भी रखना है। फिर यहाँ पे क्या है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो जो भी हमारे पास में, जो भी यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम को ही बेटा क्या बोल रहे हैं, जीनस बोलते हैं। ठीक है, जेनेरिक नेम को जीनस बोल रहे हैं। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये याद रखना है। जैसे मैग्नीफेरा, ये मैंगो के लिए दे रखा है। जो हमारा मैंगो है, जो हमें पसंद भी है, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को मैंगो बहुत पसंद है, मैंगो उनका फेवरेट फ्रूट है और मैंगो अच्छा होता है, मुझे भी पसंद है। ठीक है, तो अब मैंगो जो है हमारे पास में, उसका नेम सबसे पहले हमने रखा मैग्नीफेरा। मैग्नीफेरा बेटा उसका क्या है, जीनस है। और जब भी आप जीनस को लिख रहे हो, जब भी आप जीनस को लिखोगे उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा। अब दूसरा जो हमने यहाँ पे चूज किया, दूसरे में हमने स्पेसिफिक एपिथेट लिया। ठीक है, जो कि स्पीशीज को दिखाता है। ये यहाँ से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से अभी रिसेंटली नीट 2026 के अंदर क्वेश्चन आया है। ठीक है, स्टेटमेंट आए थे जिसमें हमें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना था, तो जीनस और स्पीशीज के लिए ही दे रखा था। दोनों नेम दे सकते हैं, जीनस भी दे सकते हैं, जेनरिक नेम भी दे सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी दे सकते हैं और स्पीशीज भी दे सकते हैं, दोनों चीजें दे सकते हैं। सेकेंड वर्ड स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल लेटर। वहां से फर्स्ट वर्ड क्या होगा, फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या, कैसे स्टार्ट होगा, फर्स्ट वर्ड हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। लेकिन स्पीशीज के अंदर है ना, जो फर्स्ट वर्ड रहेगा, ये फर्स्ट वर्ड ही है स्पीशीज का, वो क्या होगा, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, याद रखना है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो मैम इसको सेकंड क्यों बोल रहे हैं, सेकंड वर्ड है ये, ऐसे हो गया बेटा, मैग्नीफेरा फर्स्ट वर्ड हो गया और सेकंड वर्ड हो गया इंडिका। तो ये तो हो गया हमारे पास में स्पीशीज और ये हो गया जीनस। जीनस पहले लिखेंगे फिर स्पीशीज बाद में लिखेंगे। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कार्ल्स लिनियस ने ये बताया था कि हम स्पीशीज के अंदर जब भी किसी स्पीशीज का नाम देना है तो हम पहले जीनस को लिखते हैं, फिर हम किसको लिखते हैं, जीनस के जस्ट बाद में हम लिख देंगे स्पीशीज को। ठीक है, तो ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का वो हो गया। अब देखो जब भी नॉमेनक्लेचर किया जाएगा और या लिखा जाएगा तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। जैसे देखो हमारा एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। जो भी हमारे पास ह्यूमन बीइंग रहेगा, ठीक है, अब उसको अगर उसका जीनस लिखना है हमें, ठीक है, पहले जीनस लिखेंगे फिर स्पीशीज लिखेंगे। अब देखो जीनस और स्पीशीज कैसे लिखें इसका। जीनस होता है बेटा होमो, जीनस क्या है, होमो। अब जीनस का क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख दिया होमो, ठीक है, एच कैपिटल लिख दिया मैंने। और स्पीशीज होती है सेपियंस, स्पीशीज क्या है, सेपियंस। तो देखो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर आपने स्मॉल में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है ह्यूमन बीइंग का
बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल नेम, हम ह्यूमन बीइंग का ये बोलते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, ऐसे हमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पढ़ने हैं, टेबल वगैरह दे रखी है वो हमें पढ़ना है, तो हमें याद रखने पड़ेंगे कुछ तो, और बाकी ये है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यूनिवर्सल रूल क्या है, नॉमेनक्लेचर के लिए ना कुछ यूनिवर्सल रूल बनाए गए कि नॉमेनक्लेचर तो तुम दे दोगे। अब रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कि लैटिनाइज्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो लैटिन से डिराइव हो रहा है, ठीक है, लैटिनाइज रहेगा, ठीक है, लैटिन से डिराइव हुआ है। प्रिंटेड इन इटैलिक्स, हमेशा प्रिंट किस में किया जाएगा, इटैलिक्स के अंदर, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये दिखाने के लिए कि उनका ओरिजिन लैटिन है। ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन, जब उन्हें हैंड रिटन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली उनको अंडरलाइन करेंगे। सेपरेटली अंडरलाइन करने का मतलब क्या है, आप जीनस को भी अंडरलाइन करेंगे एंड स्पीशीज को भी अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, नेम ऑफ ऑथर इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ। इसका मतलब है कि आपने पहले तो लिखा मैग्नीफेरा, आपने लिख दिया मैग्नीफेरा, ठीक है, फिर स्पीशीज का नाम लिख दिया इंडिका, मैंगो के लिए, ठीक है। अब इनको तो आप क्या करोगे, अंडरलाइन भी करोगे, और स्पीशीज के जस्ट बाद में जिस भी ऑथर ने इसको नाम दिया है, जैसे लीनियस ने दिया है, तो हम लीनियस का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखने के लिए इन्होंने बोला है कि ऐसे लिखा जाएगा, नेम ऑफ द ऑथर हम ऐसे लिखेंगे एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, जनरली हमें याद क्या करना है, बायोलॉजिकल नेम को ही याद करना है। नेम्स ऑफ द ऑथर इज प्रिंटेड इन रोमन, जब प्रिंट किया जाएगा तो वो रोमन में प्रिंट हो रहे हैं, जबकि हमारे जो नेम है वो इटैलिक्स में हो रहे थे, वो इटैलिक्स में होंगे और वो रोमन में होंगे। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस क्या हैं, ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास में बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, द बायोलॉजिकल नेम आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हर जगह पे नाम सेम रहेगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से नहीं बुलाएंगे। तो कई खाने की चीजें ऐसी होती हैं जिनको सिटी वाइज वेरिएट कर दिया जाता है, सेम चीजें हैं लेकिन उनको कुछ और बोल रहे हैं। लोकल लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास इंडिया में, बहुत सारी कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, दैट्स वाई उनका नाम बदल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल द वर्ल्ड उसका क्या रहेगा, नाम सेम रहेगा। दे आर डेफिनेट एंड एक्सेप्टेड, ठीक है, यूनिवर्सली, वो डेफिनेट है, डेफिनेट ये है और यूनिवर्सली, और एक्सेप्टेड भी है यूनिवर्सली। उन नाम को यूनिवर्स में हर जगह पे माना जाएगा और उसी नाम से उसको जाना जा रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, ऑल न्यूली, अगर मान लो अलग अलग नाम रहते हर एक जगह पे, तो वहां पे क्या हो रहा होता, अलग अलग नाम रहते ना, कितने सारे नाम याद करने पड़ते हैं। अब एक ही है तो बहुत अच्छा है, जैसे मैंगो का बोल दिया मैग्नीफेरा इंडिका। अब इंडिका क्या है, इंडिया वाला मैंगो है, बाहर वाला मैंगो भी अलग होता है क्या, मैंगो की भी स्पीशीज होती हैं। ठीक है, देखे होंगे तुमने डिफरेंट डिफरेंट मैंगोज लगे हुए, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट में, तो उनमें से एक मैग्नीफेरा इंडिका था। अब देखो, ऑल न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी नेम्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड इजीली। अब क्या है, जितने भी नए प्लांट स्पीशीज हमें मिले या एनिमल स्पीशीज हमें मिले, तो उनका नाम रखना इजी है और पुराने वाले नाम से वो मैच भी नहीं होगा, तो ये बहुत इजी हो गया उनको डिस्क्राइब करना, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रह जाता। तो बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ ली कि जीनस एंड स्पीशीज लिखेंगे, फिर जीनस का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैसे लिखेंगे, कैपिटल में, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल में। फिर उसके बाद में एडवांटेजेस पढ़ लिए, यूनिवर्सली इसको माना जाएगा, कुछ इसके रूल्स पढ़ लिए लिखने के। ठीक है, प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जा रहा है, ऑथर का नेम जो है वो रोमन में, और अगर उनको हैंड रिटन लिखा जाएगा तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, और ऑथर का नाम स्पीशीज के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए उनको इटैलिक्स में लिखा जा रहा है, प्रिंटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद रख लेनी है। तो यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया है इसका सेकेंड पार्ट चैप्टर का।
अब अपन को क्या करना है, थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्लासिफिकेशन पे पढ़ना है, हायरार्की पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का एक पोर्शन डिलीट हो चुका है, जो 11th क्लास से भी डिलीट हो गया है बेटा, और नीट से भी डिलीट हो गया है, तो इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे, और आपको पढ़ना भी नहीं है, नई बुक में तो है भी नहीं, ठीक है, जो भी अपडेटेड वर्जन है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फाउंडर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज, अभी हमने पढ़ा है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था। अब देखो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, जल्दी से सोचेंगे, जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लीनियस, मेंडल, डार्विन, लेमार्क। लीनियस, वेरी गुड, लीनियस इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, विच ऑफ द, ऐसे स्टेटमेंट भरे हुए क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम कंज्यूमिंग है, प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हैबिटेट एंड हैबिट्स। नेक्स्ट दे रखा है, सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द कैटलॉगिंग प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म into categories that can be named, remembered, compared and studied। ठीक है, सिस्टमैटिक एक ब्रांच है, बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग दे रखा है। क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा तीनों चीजें बिल्कुल सही हैं, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, सेकंड सिस्टमैटिक को एक्सप्लेन कर रहा है, थर्ड क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया है चैप्टर का, द लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड लेक्चर हो गया। थर्ड लेक्चर के अंदर मिलेंगे। इस लेक्चर में बेटा हमने डिफाइनिंग फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसके बाद में हमने नॉमेनक्लेचर पे बात की, डाइवर्सिटी पे बात की, बायोडाइवर्सिटी पे बात की, एंड स्पीशीज का नेम जो है वो कैसे हम लिख सकते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पे बात करेंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें कंसिस्टेंसी के साथ में, और फटाफट से बायोलॉजी को अच्छा सा इम्प्रूव करके और अच्छा सा नोट्स वगैरह सारी चीजें बना के याद करके चलना है। ऐसा नहीं कि आज लेक्चर देख लिया और फिर उसके बाद में कब उसे याद कर रहे हैं, लिखना भी है, साथ में नोट भी करना है, सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम नीट की तैयारी करेंगे, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बने रहें, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।